Hello everyone, myself Sunita Gehlot with a e-content on the topic speech development. स्पीच डेवलपमेंट जो कि हमने ये आज पार्ट 4 के रूप में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताओं को जानेंगे और समझेंगे। पिछले जो 3 पार्ट्स थे स्पीच डेवलपमेंट के चैप्टर के, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, इसमें हमने भाषा जो है उसको वाणी और भाषा में अंतर, भाषा का महत्व और थ्योरीज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट को जाना, सिद्धांतों को जाना था हमने। और साथ ही हमने प्री स्पीच जो फॉर्म्स हैं, स्टेजेस ऑफ जो स्पीच डेवलपमेंट है उसको हमने जाना था, जिसमें हमने प्री फॉर्म ऑफ स्पीच जो कम्युनिकेशन का है उसको देखा था, और वास्तविक जो स्पीच डेवलपमेंट का फॉर्म है उसको हमने जाना था। तो अब तक हमने 3 जो हैं स्पीच डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया जा चुका है। आज हम चौथा जो है इसका 4th पार्ट जो है स्पीच डेवलपमेंट का 4th पार्ट ले रहे हैं, और इसके अंतर्गत हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन कंटेंट स्पीच कि बालकों की जो भाषा सामग्री होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही द्विभाषी जो हैं द्विभाषा क्या होती है और द्विभाषा बच्चों के प्रयोग में किस तरह से बच्चों की भाषा को प्रभावित करती है, इसके बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब बालक स्पष्ट उच्चारण करना और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है, तब उनकी भाषा में कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसे बाल भाषा सामग्री यानी कंटेंट्स ऑफ चिल्ड्रन स्पीच कहते हैं। बालक की भाषा से यह सरलता से समझा जा सकता है कि वे अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में किस तरह का विचार रखते हैं, उनके संवेग किस प्रकार के हैं, उनका शब्द भंडार कितना है, वे किस प्रकार से वाक्य निर्माण और वाक्य संरचना करते हैं, वे दूसरों की तुलना में अपने से किस तरह से करते हैं आदि। तो बालकों की जो भाषा सामग्री है वो किस किस तरह की होती है, अब हम उसको जानेंगे। विशेषताएं जो होती हैं बालक की, पहली विशेषता रहती है ईगो सेंट्रिक स्पीच या भाषा, आत्म केंद्रित भाषा होती है। प्रारंभ में बच्चा स्वप्रेमी होता है, अतः वह केवल अपने खिलौने, कपड़े, किताबें, पेंसिल आदि के बारे में ही सोचता है। वे दूसरों से बातचीत में अपनी खुशियों का प्रदर्शन करता है। उनकी भाषा में मैं, मेरा, मुझको, मेरे मम्मी पापा, मेरी बिल्ली, मेरा कुत्ता आदि शब्दों की बहुलता होती है। वह दूसरों व्यक्तियों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह केवल अपने ही बारे में बताता है। कुछ बड़ा होने पर बच्चा दूसरों के बारे में भी बातचीत करने लगता है, परंतु तब भी उनकी बातों से अहम भाव की झलक मिलती है। वे अपनी बातचीत में आज्ञासूचक एवं प्रश्नसूचक शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। हरलॉक ने जैसे लिखा है, इन ईगोसेंट्रिक स्पीच चिल्ड्रन टॉक आइदर ऑफ देयर ओन एंजॉयमेंट or for the pleasure of associating with anyone who happens to be present. They make no attempt to exchange their ideas or to pay attention to the other person's point of view. यानी अपने बारे में ही बात करना उन्हें अच्छा लगता है। उनकी भाषा आत्म केंद्रित होती है। ये बच्चों की भाषा की पहली विशेषता होती है। दूसरा है मोर क्वेश्चनिंग, प्रश्नों की अधिकता। इससे हम सब रूबरू हुए होंगे कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी तो उनके प्रश्नों का जवाब भी हम बड़ों के पास नहीं होता है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। वे हर एक चीज़ को छू कर जानना चाहते हैं। नए वातावरण में समायोजन से पूर्व वे अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं जिसका समाधान वे चाहते हैं, अतः वे अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों एवं शिक्षकों को तमाम तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं। कई प्रश्न तो इतने जटिल होते हैं कि माता पिता एवं शिक्षक भी सही उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बालक मंद बुद्धि के बालकों की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछते हैं, अतः बालकों के बातचीत में प्रश्नों की अधिकता रहती है। कई बालक दूसरों का ध्यान आकर्षण करने के लिए भी तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, परंतु हमें बच्चा अगर जो भी प्रश्न पूछता है, माना कि हमने वो बहुत अधिक प्रश्न पूछता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति रखता है, हमें उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ देना चाहिए, ताकि अगर उसकी क्यूरियोसिटी नहीं शांत होगी तो वो घुटन महसूस करेगा और
उसका जो भाषा विकास है, उसका जो बुद्धि विकास है, वो बाधित हो जाएगा। इसलिए हम सब बड़ों की जिम्मेवारी है कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर सरलता से और सौम्यता से देकर उसे संतुष्ट करें। फिर आता है तीसरी विशेषता के रूप में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ये भी हमने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उनकी जो भाषा है उनका उसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होता है, यानी एक ही शब्द को वो बार बार रिपीट करते हैं। बालक जब बोलना सीखते हैं तो प्रारंभ में एक ही शब्दों को कई बार दोहराते हैं, जिसका प्रमुख कारण उनके भीतर शब्द भंडार की कमी होना एवं वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाना, वाक्य निर्माण नहीं कर पाना होता है। साथ ही बालक की आयु भी कम होती है तो वह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। डेविस ने अपने एक अध्ययन में पाया था कि छोटे बालक जब किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो उसके द्वारा बोले गए 4 शब्दों में से वह एक शब्द को अवश्य दोहराता है। इसका प्रमुख कारण बातचीत में कुशल न होना एवं विचारों की तीव्रता से व्यक्त करना है। ऐसी स्थिति में बालक यह नहीं समझ पाता है कि आगे क्या बोलना है और झट से वह तुरंत बोले हुए शब्दों को ही दोहराता है। और इस चीज़ का अनुभव हम सब बड़ों ने जब भी हमने छोटों से बात की होगी तो हमने ये जाना और समझा होगा। फिर आता है नेक्स्ट विशेषता के रूप में इमोशनल स्पीच, भावात्मक स्पीच, यानी भाषा, यानी कि जो बच्चा होता है, बालक होता है, उसकी भाषा भावना प्रधान होती है, भावना संवेगों से भरी होती है। बालक बातचीत करते समय अपने संवेगों को अपने हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करता है। यदि बालक खुश होता है तो बोलते समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, और यदि दुखी होता है तो दुखी होकर बातचीत करता है। अतः उनकी भाषा में प्रशंसा, क्रोध, भय, घृणा, निराशा, खुशी आदि भाव या संवेग जो हैं वो दिखाई देते हैं। यानी मेजॉरिटी जिस भाव की जैसा उसको अनुभव हो रहा होगा वैसे ही उसके हाव भाव, वैसे ही उसके हाथ पाव या बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमें महसूस होगी और साथ ही दिखाई भी देगी। यानी संवेगों से पूर्ण जो है भाषा अभिव्यक्ति बालक की होती है। फिर आता है नेक्स्ट विशेषता जो है वो है सोशलाइज्ड स्पीच, यानी सामाजिकृत भाषा। जब बालक में आत्म केंद्रित भाषा का अच्छी तरह से विकास हो जाता है तो वे सामाजिकृत भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं। अब वे बड़े हो जाते हैं, वे दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से अपनी बातों विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब वे स्वयं से हटकर अन्य विषयों पर भी बातचीत करते हैं, जैसे विद्यालय के साथी, यानी अपने साथी जनों के बारे में बताने में बहुत खुशी मिलती है उन्हें। रेडियो फिल्म के पसंदीदा हीरो हीरोइन, यानी अगर उन रेडियो पे उन्होंने कुछ सुना है तो वो शेयर करना पसंद करते हैं। फिल्म के पसंदीदा हीरो हीरोइंस के बारे में बोलना, उनके हाव भाव की नकल करना और वैसी की वैसी एक्टिंग करके दिखाना उन्हें अच्छा लगता है। पालतू जानवरों के बारे में, अपने पसंदीदा खिलौने के बारे में, पसंदीदा भ्रमण स्थल आदि या पसंदीदा जो व्यक्तित्व होता है उसके बारे में बातचीत करना भी पसंद करते हैं। बड़े बालक दूसरे लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने भी लगते हैं, यानी उनमें समाजीकरण जो है वो विकसित होने लगता है और उनकी भाषा में भी उसका प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। अर्थात भाषा जो है अब समाजीकृत होना शुरू कर देती है। तो ये था जो बालक जो होते हैं उनकी विशेषताएं, उनके जो भाषा की जो सामग्री है उसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी कि वो आत्मकेंद्रित होते हैं, भाषा जो है आत्मकेंद्रित होती है, भाषा में प्रश्नों की अधिकता रहती है, पुनरावृत्ति होती है शब्दों की, भावात्मक भाषा होती है और सामाजिकृत भाषा होती है। तो ये थी विशेषताएं। अब आता है कि द्विभाषा का प्रयोग, यानी 2 भाषाओं का प्रयोग, जिसे बिलिंगुअलिज्म कहा जाता है। बिलिंगुअलिज्म यानी 2 भाषाओं का प्रयोग। द्विभाषी का सामान्य अर्थ है 2 भाषाओं का प्रयोग करना। यह मात्र बोलने अथवा लिखने में ही प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसका तात्पर्य समझने से भी है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि बालक को बचपन से ही
द्विभाषी का प्रयोग करना सिखाया जाए तो वह अपनी मातृभाषा के साथ साथ ही विदेशी या एक दूसरी भाषा का प्रयोग करना उतनी ही कुशलता एवं सक्षमता से सीख लेता है। और यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि बालक को कि अपनी कौन सी भाषा है। बालक दोनों ही भाषाओं पर पूरा कमांड रखता है और उन्हें उतनी ही स्पष्टता, कुशलता एवं चतुराई से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि श्रोता उसके वक्तव्य को सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। इतना ही नहीं, वह दोनों भाषाओं को अच्छी तरह से लिख पढ़ लेता है। मगर यह भी सच है कि कुछ बच्चे जो सामान्य बुद्धि के होते हैं दोनों भाषाओं को पढ़कर समझ तो लेते हैं और उन्हें बोल भी लेते हैं, परंतु उन्हें शुद्ध लिखने में और व्याकरण के प्रयोग में कठिनाई होती है। वहीं कुछ बच्चे द्विभाषा को बोल लेते हैं परंतु उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। जब बालक को एक ही समय में दो भाषाओं का प्रयोग सीखता है तो उसे उसे एक ही वस्तु को समझने व जानने के लिए दो बार अलग अलग प्रयास करने पड़ते हैं। उसे 2 बार नाम याद करना पड़ता है, 2 बार व्याकरण पढ़ना पड़ता है, अर्थ को समझने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है। इस कारण छोटे बालकों के लिए द्विभाषा का एक विकट समस्या बन जाती है, जिससे उसे भाषा सीखने में कठिनाई होती है। ऐसा विशेषकर उन बालकों में अधिक देखने को मिलता है जिनके माता पिता में से एक हिंदुस्तानी तो दूसरा विदेशी या दूसरे शहर स्टेट का होता है। वे विदेशों में जाकर बस जाते हैं और बच्चे को द्विभाषा का प्रयोग करना पड़ता है। यदि बालक एक समय में एक भाषा को सीखता है और दूसरी अवस्था में दूसरी भाषा को, तो भी भाषा सीखना उसके लिए एक समस्या बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसका कमांड एक भाषा पर बढ़ता जाता है, जबकि वह दूसरी भाषा को ठीक प्रकार से सीख नहीं पाता। इसका कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बालकों के स्वर यंत्रों, जीभ, गले की पेशियाँ कम फ्लेक्सिबल होती जाती हैं, जिसके कारण उसे शब्दों के स्पष्ट उच्चारण में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही व्याकरण के प्रयोग में, शब्दों के संयोजन में, वाक्य विन्यास में भी कठिनाई होती है। द्विभाषा का प्रयोग बालकों के वाणी विकास में एक समस्या उत्पन्न करता है, विशेषकर तब जब बालक छोटे होते हैं। उनकी इतनी आयु नहीं होती कि वे दोनों ही भाषाओं को सीखने में समर्थ हों। इसके कारण बालक का वाणी विकास बाधित हो जाता है, उसे दूसरे बालकों के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। तो ये था 2 भाषाओं का प्रयोग क्या है। अब आता है द्विभाषा से बालकों को हानि, डिसएडवांटेजेस फ्रॉम बाइलिंग्विज्म टू चिल्ड्रन। जो बच्चे प्रयोग करते हैं उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं या जो हानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं जो बालक को फेस करनी पड़ती हैं, वो एक एक करके जान लेते हैं। पहला है सामाजिक समायोजन में कठिनाई, यानी सोशल एडजस्टमेंट है, उसमें डिफ़िकल्टी आती है। द्विभाषी बालकों को भाषा बोलने एवं समझने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब एक भाषा काफ़ी प्रभुत्वशाली होती है और समाज में, विद्यालय में वही प्रभुत्वशाली भाषा का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, परंतु उस भाषा का ज्ञान बालक को बहुत ही कम होता है। अतः बालक उस प्रमुख प्रभुत्वशाली भाषा को बोलने समझने में कठिनाई महसूस करता है और उसे दूसरों के समक्ष सही ढंग से बोल नहीं पाता है। यहाँ तक कि बालक अपने खेल के साथियों के समक्ष भी प्रभुत्वशाली भाषा का प्रयोग करने में हिचकिचाता है, अतः उसका सामाजिक समायोजन सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा आता है हानि, सोच चिंतन में अंतर, डिफरेंसेस इन थिंकिंग। द्विभाषी बालकों की सोच एवं चिंतन में भी अंतर होता है, क्योंकि वह बालक बोलना कुछ चाहता है और बोलता कुछ है, जिसका अर्थ भी भिन्न निकलता है। ऐसी स्थिति में वह बोलते समय काफ़ी सचेत हो जाता है। इसी सचेतता के कारण वह अपने साथियों के सामने खुलकर बातें नहीं कर पाता है। फलतः उसके साथी उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और कभी कभार उसके पसंद को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। फलतः बालक में हीन भावना भर जाती है। तीसरा है स्कूल कार्य में कठिनाई। ये भी भाषा के इसमें इनको हानि रहती है। बालकों को कम उम्र में एक साथ 2 भाषाओं को सीखने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फलतः उनका भाषा विकास देरी से होता है, क्योंकि एक ही वस्तु चीज़ को समझने के लिए उसे 2 भाषाओं में अलग अलग नाम का उच्चारण करना पड़ता है, अलग अलग व्याकरण को सीखना पड़ता है, वाक्य विन्यास करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो कि एक अल्प आयु के बालकों के लिए काफ़ी मुश्किल एवं कठिन काम है। वह शब्दों के उच्चारण में भूल जाता है,
भूल करता है। इसी का प्रकार पढ़ने लिखने में भी काफ़ी गलतियाँ करता है। फलतः वह स्कूल के टास्क को पूरा करते समय अपने आप को असुरक्षित एवं विकलांग यानी हैंडीकैप्ड महसूस करता है। दूसरों से अलग महसूस करना। द्विभाषी बालक दूसरों से अपने आप को अलग थलग एवं भिन्न महसूस करता है। उसका सबसे बड़ा कारण उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कूल में या तो समाज में उसे विदेशी भाषा सिखाई जाती है, जबकि घर में उसे वही भाषा बोलनी पड़ती है जो उसके माता पिता एवं आस पड़ोस के लोग बोलते हैं। अतः उसका विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से काफ़ी भिन्न होता है। बालक को इन दोनों ही स्थानों पर श्रेष्ठ साबित करने के लिए काफ़ी श्रम करना पड़ता है और सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। स्कूल में बालक को जिस प्रकार का प्रशिक्षण एवं शिक्षा दीक्षा दी जाती है वह घर के वातावरण से काफ़ी भिन्न होता है। चूँकि बालक अधिकांश समय घर में अपने माता पिता के साथ रहता है, इसलिए वह अपनी मातृभाषा तो अच्छी से सीख जाता है, परंतु विदेशी भाषा या दूसरी भाषा सीखने में उसे कठिनाई होती है। यही कारण है कि बालक दूसरे बालकों से अपने आप को अलग थलग समझता है। नेक्स्ट है सामाजिक बर्ताव में भेदभाव। अक्सर द्विभाषी बालकों को ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, विशेषकर तब जब बालक अपना देश छोड़कर विदेशों में अध्ययन करने जाता है। वहाँ के लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, न्याय संगत व्यवहार नहीं करते हैं। विदेशी लोग बालकों को दूसरी जाति, समुदाय, धर्म के लोग मानकर उसके साथ बहुत अच्छा अपनत्व वाला व्यवहार नहीं करते हैं। E.B. हार्लॉक ने इस बात की पुष्टि कर अपने ने कहा है कि अबाउट द टाइम children reach school age, they discover that people associate different stereotypes with different accents. The child is then judged by peers as well as by adults in terms of stereotypes. If the stereotype is unfavorable, it is likely to lead to prejudice and discrimination. तो सामाजिक जो बर्ताव है उसमें भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये थी हानियाँ जब द्विभाषी प्रयोग बालक को करना पड़ता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसे कहीं और जाके पढ़ना पड़ता है तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। इसमें उसका भाषा विकास बाधित होता है। उसे तरह तरह के समायोजन स्कूल में, बाहर लोगों के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस होती है। सामाजिक वातावरण में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि उसे अंदर से घुटन देता है और कुंठित करता है। तो ये थे द्विभाषा प्रयोग के कुछ हानियाँ। इसी के साथ ये आज का टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और द्विभाषा प्रयोग का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ पार्ट 4 में आपने इन 2 कंटेंट्स को अच्छे से समझा व जाना होगा। नेक्स्ट कंटेंट में हम इसी के आगे के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।